हेलो नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल नागौर क्लासेस पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो साथियों सभी को गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, खम्मा गणी। तो सभी साथी जल्द से जल्द इस लाइव सेशन को ज्वाइन करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने कल आपसे वादा किया था कि साथियों आज होने वाली क्लास के अंदर हम 50 प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो आपके किए वादे अनुसार आज हम इस क्लास के अंदर राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन क्लियर करने वाले हैं। तो साथियों पूरी तरीके से तैयार होकर कॉपी पेन साथ में लेकर बैठ जाइए और अंत में आप बताएंगे कि आपने 50 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। बहुत अच्छा टेस्ट होने वाला है आप लोगों के लिए, कहे तो तैयारी का आकलन होने वाला है। हाँ, काफ़ी साथी पूछते हैं कि सर ये क्लास क्या सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पर मैं बता दूँ आप लोगों को राजस्थान पुलिस, मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। आगे चलते हैं फिर। देखो राजस्थान पुलिस, वनपाल, वन रक्षक, हाई कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट की LDC जो अब आ रही है मार्च के अंदर, फिर हाई कोर्ट ग्रुप D है जिसका एग्ज़ाम होना है, BSDC PTT 2022 है, रीट 2022 है, और जो भी एग्ज़ाम RSSMB द्वारा करवाया जाता है या राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा करवाए जाते हैं बीकानेर द्वारा, उन सभी एग्जाम के लिए क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं ज़्यादा ऊंची आवाज़ में भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपको पता है कि 50 प्रश्न क्लियर करने हैं तो काफ़ी लंबे समय तक है वो मुझे भी क्या है एकदम क्या है थाम कर बैठे रहना पड़ेगा फ़ोन को और आप लोगों को भी साथ में। तो है ना, चलते हैं देरी नहीं करते हुए। सभी को गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे, खम्मा गणी। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। राजस्थान की कला संस्कृति के हमने लगभग 50 प्रश्न इसमें लिए हैं, तो आप लोगों का जरूर रिवीजन हो जाएगा। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जल्द से जल्द 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए। अब चलते हैं अगले पहले प्रश्न की तरफ आज के हमारे। तो पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, सींगों वाले शेरों का नृत्य किस जिले में होता है? सींगों वाले शेरों का नृत्य किस जिले में होता है? राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित ये पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पर दोस्तों उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, अजमेर। तो जो साथियों सींगों वाले शेरों का नृत्य होता है वो साथियों कहाँ पर होता है? भीलवाड़ा के अंदर होता है। सभी के राइट आंसर आ रहे हैं, सभी लोग कमेंट करते रहेंगे। 50 प्रश्नों के साथ में आपको कमेंट करते रहना है ताकि पता चले कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और अंत में बताएंगे। हाँ, कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? ए है गीदड़, बी है घूमर, सी है तेरताली और डी है अग्नि नृत्य। तो आपको बताना है कि कौन सा नृत्य फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर सभी के डी ऑप्शन राइट आ रहे हैं, तो यहाँ पर अग्नि नृत्य एकदम करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन, जो नृत्य क्या कहते हुए किया जाता है? फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है। क्या साथियों? फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है। कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य। चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। हाँ, चरी नृत्य में उपयोग में आने वाला लोक वाद्य कौन सा है? जो सरी नृत्य है गुर्जरों द्वारा किया जाता है। चरी नृत्य किसके द्वारा? गुर्जर जाति द्वारा किया जाता है चरी नृत्य। अब आपको बताना है कि शेखावटी में प्रसिद्ध है। तो ये चरी नृत्य जो है दो साथियों, इस चरी नृत्य के अंदर कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है? थाली ली जाती है, झांझ लिया जाता है, डफ लिया जाता है या बरनी ली जाती है? तो चरी नृत्य के अंदर साथियों सभी के करेक्ट आंसर आ रहे हैं। जो थाली है वो लोकवाद्य है चरी नृत्य के अंदर। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। हाँ, गीदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? आप सभी को बताना है। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। गलती से कोई फैक्ट है वो क्या है जल्दबाजी में गलत चला जाए ना, कोई तथ्य गलत चला जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ी कर देना। आप सभी लोग क्या है, आप लोग पढ़े लिखे हो तो आपको पता होगा, कोई मेरे से गलती से कोई फैक्ट निकल जाए तो आप थोड़ा ध्यान रखोगे और कमेंट में कर दोगे सर आपने ये गलत बताया है। तो गीदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? ए में है ढूंढाड़, बी में शेखावटी, सी में हाड़ौती और डी में है मेवाड़। तो साथियों सभी को पता ही है जो शेखावटी, जो गीदड़ नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है गीदड़ नृत्य। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाँ, नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, सभी को बताना है। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, यानी वो नृत्य जिसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। ए में है कथक, बी में है घूमर, सी में है कच्ची घोड़ी, डी में है 13 ताली। तो आप सभी को बताना है कि कौन सा नृत्य है जो केवल किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर 5वें प्रश्न के अंदर आपके सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कच्ची घोड़ी नृत्य है वो केवल किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। साथियों आपको क्लास है वो छोड़नी नहीं है, साथ साथ में कमेंट करते रहना है। अभी तो सिर्फ 5 प्रश्न हमने क्लियर किए हैं, 50 प्रश्न हम लोगों को क्लियर करने हैं। चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। हाँ, निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलिया का नहीं है, सभी को बताना है। कालबेलिया जो जनजाति है उसका नृत्य है, इसमें से कौन सा नहीं है, सभी को बताना है। जो कालबेलिया जनजाति है इसमें से कौन सा नृत्य कालबेलिया जनजाति से संबंधित नहीं है। छठे प्रश्न के अंदर आपको बताना है। तो छठे के अंदर दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चरी नृत्य है वो कालबेलिया से संबंधित नहीं है। चलते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाँ, भील समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, सभी को बताना है। भील समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। ए में है आग नृत्य, बी में है 13 ताली, सी में है गैर और डी में है चरी नृत्य। तो भील समुदाय द्वारा आपको पता है साथियों गैर नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य, गैर नृत्य किया जाता है भील समुदाय द्वारा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अगला क्वेश्चन है गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है। गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। तो इस प्रश्न का उत्तर तो सभी को आना ही चाहिए। गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है। ए में है गौरी, बी में है लूर, सी में है बम, डी में है 13 ताली। तो 8वें प्रश्न के अंदर आपके बी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। जो गरासिया जनजाति है वो उसका नृत्य कौन सा है साथियों, लूर नृत्य है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। हाँ, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है, सभी को बताना है। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है। ए में है गरबा, बी में गुड़ला, सी में वालर और डी है चरी नृत्य। आपको बताना है कि जो छिद्रित मटका है जिसमें एक दीपक जलता है तो ये किस नृत्य की विशेषता है हमें बताना है। 9वां प्रश्न है। तो 9वें के अंदर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो गुड़ला नृत्य होता है साथियों, 9वें के अंदर बी ऑप्शन राइट हो रहा है। यहाँ पर जो गुड़ला नृत्य होता है उसमें एक मटके के अंदर क्या रखा जाता है, छिद्रित मटके के अंदर जिसमें छेद किया हुआ होता है उसमें एक दीपक रखते हैं। तो यहाँ पर गुड़ला नृत्य, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। हाँ, फाट का जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। सभी एग्जाम के लिए, राजस्थान की हर एग्जाम के लिए खोपड़ी तोड़ सीरीज रहने वाली है। क्या है, एग्जाम की खोपड़ी तोड़, यानी जो पेपर है ना उसकी ऐसी की तैसी करना है। तो फाट का जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है। ए में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी में भगवती प्रसाद, सी में गुलाब चंद नागौरी और डी में शिव चंद्र भरतिया। तो 10वें प्रश्न के अंदर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। शिव चंद्र भरतिया किस नाटक के लेखक है, फाट का जंजाल। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किए जाने वाला है। अब आपको बताना है पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा साथियों। निम्न में से, थोड़ा प्रश्न क्या है टाइपिंग में गड़बड़ हो गई। तो निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, 11वां प्रश्न है। तो कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो आप सभी को बताना है। हाँ, तो यहाँ पर जो लूर नृत्य है साथियों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो लूर नृत्य है वो केवल किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। अब चलते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। राजस्थान का संक्रिया नृत्य किससे संबंधित है। 12वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का संक्रिया नृत्य इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाने के लायक है। तो हर एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है। तो आपको बताना है कि राजस्थान का संक्रिया नृत्य किससे संबंधित है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों, कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। जो संक्रिया है वो कालबेलिया जनजाति से, किस जनजाति से संबंधित है, कालबेलिया जनजाति से संबंधित है। हाँ, अब चलते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है, भील किस देवी देवता के चढ़ाई गई केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब राजस्थान की जनजातियां पढ़ते हैं तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। एक बार थोड़ा पानी पी लेते हैं।
हाँ, आप सभी लोग कमेंट करते रहेंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन बंद नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली, हर एग्जाम में जहाँ जहाँ राजस्थान की कला संस्कृति पूछी जाएगी वहाँ पर क्या है, आपकी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आपको कतई ये चिंता नहीं करनी कि हमारे 40-50 मिनट खराब हो रहे हैं, नहीं होंगे खराब, ये हम ये गारंटी लेते हैं आप लोगों की, ठीक है। थोड़ा सा 2 घूंट पानी पी लेते हैं। हाँ, तो अब 13वें प्रश्न के आपके कमेंट तो सभी के आ रहे हैं, ठीक है। नाइस नाइस, वेरी नाइस, गुड गुड, बहुत अच्छी तैयारी सभी की। हाँ, तो 13वां प्रश्न है कि भील किस देवी देवता के चढ़े के केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते हैं। तो 13वें प्रश्न के अंदर ए राइट हो जाएगा साथियों। यहाँ पर क्या, ऋषभ देव की है वो क्या है, कसम ये नहीं खाते हैं, भील कभी भी झूठ नहीं बोलते। 13वें प्रश्न के अंदर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। गरासियों का सबसे बड़ा मेला है, जो गरासिया जनजाति है उसका सबसे बड़ा मेला हमको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गरासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला। 14वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी को बताना है, उत्तर कमेंट आना जाना चाहिए। तो गरासिया का सबसे बड़ा मेला है साथियों, आपको पता ही होगा। 14वें प्रश्न के अंदर यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मनखारो मेला। अब चलते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। हाँ, गरासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई को क्या कहते हैं। जो गरासिया जनजाति है उसमें एक ही गोत्र के जो लोग होते हैं उनकी छोटी इकाई को क्या कहते हैं। तो 15वें के अंदर सी राइट हो जाएगा साथियों, फालिया। क्या कहते हैं साथियों, छोटी इकाई को क्या कहते हैं, फालिया कहते हैं। क्या कहते हैं, फालिया कहते हैं। अब चलते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। तो 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है। कौन सा नृत्य गरासिया जनजाति से संबंधित है। तो 16वें प्रश्न के अंदर सभी के राइट ऑप्शन आने चाहिए साथियों। गरासिया जनजाति से संबंधित कौन सा नृत्य है, लूड़ नृत्य किससे संबंधित है, गरासिया जनजाति से संबंधित है। अब चलते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस जनजाति की अन्न भंडार कोटिया सोहरी कहलाती है। हाँ, तो किस जनजाति की अन्न भंडार कोटिया सोहरी कहलाती है, किस जनजाति की अन्न भंडार कोटिया सोहरी कहलाती है। तो ए में डामोर, बी में भील, सी में गरासिया और डी में सहरिया। तो आप सभी को बताना है, 17वें के अंदर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। जो गरासिया जनजाति है इसकी जो धन की कोटिया होती है, धान की कोटिया होती है, वो क्या कहलाती है, सोहरी कहलाती है। अब चलते 18वें प्रश्न की तरफ। डामोर कहाँ के मूल निवासी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डामोर कहाँ के मूल निवासी, जो डामोर जनजाति, 18वां प्रश्न है आप लोगों के सामने। हाँ, तो डामोर जनजाति मूल रूप से कहाँ की निवासी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन गुजरात राइट हो जाएगा। अब चलते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न है, किस तीर्थ को आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है। किस तीर्थ को आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गजब का प्रश्न है 19वां प्रश्न। तो सभी के ऑप्शन राइट आ जाने चाहिए, सभी को राइट और सभी का ऑप्शन राइट आ जाना चाहिए। किस तीर्थ को आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है, सभी को बताना है। 19वें प्रश्न के अंदर सभी के राइट ऑप्शन आ जाने चाहिए। हाँ, तो बेणेश्वर धाम को कहते हैं, किसको साथियों, बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डामोर जनजाति के गांव की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, सभी को बताना है। 20वें प्रश्न के अंदर डामोर जनजाति के गांव की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। डामोर जनजाति के गांव की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। ए है फला, बी में है बाव, सी में नेकनी, फिर है डी में निचली। तो सभी को बताना है डामोर जनजाति के गांव की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। 20वें प्रश्न के अंदर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, फला कहलाती है। अब चलते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। साथियों, किसी प्रश्न का उत्तर मैं गलत बता दूं तो क्या है, इसके लिए मुझे क्या है, माफ कर देना, ठीक है। इसके लिए मुझे माफ़ कर देना और कमेंट करके बता देना कि सर इसका उत्तर ये होगा, आपने गलती से ये बता दिया है। क्यों, मेरे पास आंसर की है वो नहीं है, बस जो मुझे याद है उसी से मैं बता रहा हूँ। आप लोगों को करेक्ट याद हो जाना चाहिए, ठीक हो, याद होना चाहिए करेक्ट, आप लोगों को याद करेक्ट होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो गरासिया लोगों के त्यौहार का प्रारंभ कब से होता है। 21वां प्रश्न है कि गरासिया लोगों के त्यौहार का प्रारंभ कब से होता है। तो आखा तीज से होता है। कब से होता है साथियों, गरासिया लोगों के जो त्यौहार होते हैं 21वें प्रश्न के अंदर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आखा तीज से होता है। कब से होता है गरासी लोगों के त्यौहार का प्रारंभ, आखा तीज से होता है। अब चलते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। हाँ, तो डामोर जनजाति सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है। 22वें प्रश्न के अंदर आप सभी को बताना है, तो डामोर जनजाति है सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है। तो डूंगरपुर में कहाँ पाई जाती है साथियों, डूंगरपुर में सर्वाधिक डामोर जनजाति
पाई जाती है। अब चलते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न है, राजस्थान में किस जिले में सांसी जनजाति के लोग बहुत से निवास करते हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर पूछा ये प्रश्न है कि सांची जनजाति वो सर्वाधिक कहाँ पर रहती है। जो सांची जनजाति है राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पाई जाती है, तो भरतपुर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? भरतपुर में पाई जाती है। अब चलते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। हाँ, तो राज्य में सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या क्रमश कहाँ पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में और सबसे कम जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है। तो यहाँ पर भी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। डी ऑप्शन है, सर्वाधिक पाई जाती है जयपुर में और सबसे कम पाई जाती है जैसलमेर में। अब चलते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। हाँ, 25वां प्रश्न है, अभी चित्रकला के प्रश्न आ गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अब चित्रकला के प्रश्न आप लोगों के सामने आ रहे हैं, तो आपकी तैयारी का पता चलेगा वास्तव में कि राजस्थान की चित्रकलाएं हैं उससे आपकी कितनी तैयारी है। तो ढोला मारू, बिलागल, रागिनी चित्र, सूर सागर, रसिक प्रिया इत्यादि किस शैली से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? 25वें के अंदर आप सभी के राइट ऑप्शन आ रहे हैं, जोधपुर शैली से संबंधित है। साथियों अभी तक तो 25 प्रश्न क्लियर हुए हैं, आपको कहीं पर भी नहीं जाना है, कमेंट करते रहना है। सभी के कमेंट मैं देख रहा हूं और हमारी जो टीम है वो आपके कमेंट का रिप्लाई भी देने की पूरी कोशिश करेगी। तो आपको बताना है यहाँ पर ये ढोला मारू किससे संबंधित है? जोधपुर शैली से संबंधित है। अब चलते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। तो वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। पिछले जो क्लास थी उसमें भी हमने ये प्रश्न लिया था और आपको एक मैंने हनुमान जी की मूर्ति लेकर आकर भी बताया था, उसके अंदर एक फोटो लगा कर भी ये जो टेराकोटा है ये कहाँ का प्रसिद्ध है। मूर्ति बनाई जाती है मिट्टी से, तो टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है? 26वें के अंदर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, मोलेला की प्रसिद्ध है टेराकोटा। अब चलते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। हाँ, राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली किस चित्र शैली को माना जाता है। तो 27वें प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो राजस्थान की जो चित्रकला है उसकी जननी हम कहें ना, जहाँ से उत्पत्ति मानी जाती है राजस्थानी चित्रकला की, तो सभी को पता है जो यहाँ पर मेवाड़ शैली है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली मानी जाती है। अब चलते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। हाँ, गायों का मनोरम अंकन निम्न में से किस चित्र शैली की अनुपम विशेषता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है। कोई विशेषता ले लेंगे और फिर आपको पूछेंगे कि यह विशेषता किस चित्र शैली की है। तो आपको हर चित्र शैली की विशेषता क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। तो ठीक है, गायों का मनोरम अंकन निम्न में से किस चित्र शैली की विशेषता है। तो यहाँ पर 28वें प्रश्न के अंदर आप सभी के कमेंट राइट आ रहे हैं। जो नाथ द्वारा शैली है उसकी विशेषता है गायों का मनोरम अंकन। अब चलते 29वें प्रश्न की तरफ। 29वां प्रश्न है, किस शासक के काल में जयपुर शैली पर कंपनी शैली में प्रभाव प्रदर्शित होने लगा। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो प्रश्न ध्यानपूर्वक समझना। किस शासक के काल में जो जयपुर शैली है उस पर कंपनी शैली का प्रभाव दिखने लगा। जो अंग्रेजों की शैली थी कंपनी शैली, उसका प्रभाव हमको देखने को मिलने लगा। तो यहाँ पर जब सवाई जगत सिंह का काल था उस समय आते आते जो जयपुर की शैली थी उस पर कंपनी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। अब चलते हैं 30वें प्रश्न की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, कोई भी क्लास छोड़ के नहीं जाएगा। बहुत सेलेक्टेड प्रश्न है। राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की रीति रिवाज, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान के लोक देवता, संत संप्रदाय, जो भी कला संस्कृति का टॉपिक बनता है उससे मैंने एक प्रश्न भी पीछे नहीं छोड़ा है। 50 प्रश्नों की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं बस कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हो पाए, इसलिए अब मैंने क्लास को 50 तक भी किया है। मेरी मतलब वो पॉसिबिलिटी नहीं है आप लोगों के लिए मैं 50 प्रश्नों की क्लास रिकॉर्ड कर पाऊँ। बस आप लोगों का जो ये प्यार और सपोर्ट मिल रहा है ना, उसी वजह से मैं इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप मेरी चिंता मत करो, मैं बस क्लास आप लोगों के लिए लेता रहूँगा। तो भित्ति चित्रण परंपरा, 30वां प्रश्न है, भित्ति चित्रण परंपरा किस शैली के अंतर्गत अपने चरमोत्कर्ष पर रही। भित्ति चित्र यानी जो दीवारों पर चित्र बनाना, 30वां प्रश्न है। तो 30वें प्रश्न के अंदर सी राइट हो जाएगा। जो बूंदी शैली है, तो यहाँ पर 30वें में सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो बूंदी शैली है उस समय जो भित्ति चित्रों की परंपरा क्या थी, अपने चरमोत्कर्ष पर थी। अब चलते 31वें प्रश्न की तरफ। हाँ, तो राजस्थानी चित्रकला में कौन सा पक्षी सर्वत्र अंकित है तथा मेवाड़,
ढूंढाड़, मारवाड़, हाड़ौती शैली में प्रकृति चित्रण के अंकन में विशिष्ट छाप छोड़ता है। हमको कुल मिलाकर बताना है राजस्थान की चित्रकला के अंदर कौन सा पक्षी है जिसका महत्वपूर्ण स्थान है, यानी उसका चित्र हम लोगों को हर जगह देखने को मिलता है। तो 31 में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। मोर क्या है, जो मोर के चित्र का अंकन आपको हर शैली के अंदर मिलेगा। तो इन शैलियों के नाम आपको याद रखने हैं, मेवाड़, ढूंढाड़, मारवाड़, हाड़ौती। इन चित्र शैलियों के अंदर किसका, मोर का अंकन हमको सर्वाधिक मिलता है। तो अब चलते हैं 32वें प्रश्न की तरफ। सभी लोग कमेंट करते रहेंगे, कमेंट सेशन खुला है आप लोगों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जो भी साथी नए आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। बार बार मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूँ, तो आप लोग बिना कहे है ना, भाई की बात मान लेना, गुरु की बात मान लेना। हाँ, अगला प्रश्न आप लोगों को स्क्रीन पर है, मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन सा है जो ताड़ पत्र पर रचित एवं चित्रित है। कुल मिलाकर हमें बताना है जो मेवाड़ की चित्रकला शैली है उसका सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ। मैंने पिछली क्लासों में प्रश्न लिया था ये, ठीक है नहीं, तो पिछली क्लास में भी प्रश्न हम लोग ये ले चुके हैं। तो आपको बताना है 32वें प्रश्न के अंदर ए ऑप्शन राइट होगा। कौन सा दोस्तों, श्रावक, प्रतिक्रमण, सूर्ण, चूत्र, चूर्णी। याद रखोगे, जो मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है श्रावक, प्रतिक्रमण, सूत्र, चूर्णी। मेवाड़ शैली का क्या है, प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है। प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है, चित्रित ग्रंथ है श्रावक, प्रतिक्रमण, सूत्र, चूर्णी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलते हैं 33वें प्रश्न की तरफ। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, गजब का प्रश्न है। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की पढ़ पर डाक टिकट जारी किया है। देवनारायण, बाबूजी, रामदेव जी, तेजा जी। तो आपको बताना है 33वें प्रश्न के अंदर आप सभी के राइट आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सभी के राइट आ रहे हैं। 33वें प्रश्न के अंदर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो देवनारायण जी की पढ़ है उस पर क्या, किसका चित्रण किया, सॉरी, डाक टिकट जारी किया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हरा रंग की चित्रशैली में प्रधान रहा है। सभी को बताना है हरा रंग किस चित्र शैली में प्रधान रहा है। एक है शैली मारवाड़ी शैली, मेवाड़ शैली, बी है जयपुर शैली। आपको बताना है हरा रंग किस चित्र शैली में सबसे प्रधान रहा है। तो 34वें के अंदर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो रहा है साथियों, लेकिन ए ऑप्शन में यहाँ पर शैली क्या है, कट चुकी है। हरा रंग यहाँ पर किस चित्र शैली में प्रधान रहा है, तो यहाँ पर शैली है वो कट चुकी है। यहाँ पर शैली मुझे लगता है शेखावटी शैली, जो हरा रंग है वो किस चित्र शैली में, शेखावटी शैली में प्रधान रहा है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है शेखावटी शैली के अंदर हरा रंग प्रधान रहा है। यहाँ पर यदि आपको सही पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि हरा रंग की चित्र शैली में प्रधान रहा है। तो यहाँ मेरे गलत भी हो सकता है क्योंकि ये प्रश्न क्या है, जो गलत कर लिया है टाइपिंग करते समय, इस वजह से। अब चलते हैं 35वें प्रश्न की तरफ। 35वां प्रश्न है, कावड़ किस वस्तु से संबंधित है। जो कावड़ होती है ना, किस वस्तु से संबंधित है। कावड़ लकड़ी की होती है, कपड़े की होती है, कागज़ की होती है, दीवार की होती है। तो कावड़ आपको बताना है कावड़ किस वस्तु से संबंधित है। तो 35वें के अंदर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, लकड़ी से संबंधित है। क्या साथियों, कावड़ लकड़ी से संबंधित है। अब चलते हैं 36वें प्रश्न की तरफ। शेखावटी के चित्रों में कौन से रंग विशेष रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। जो शेखावटी के चित्र है उसमें विशेष रूप से कौन से रंग प्रयोग में लिए जाते हैं। तो 36वें के अंदर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों, हरा और नीला। तो मैंने सही बताया ना पिछले प्रश्न में। अभी ये प्रश्न गया है, देखो साथियों मैं पीछे वापस बता दूं। हाँ, हरा रंग किस चित्रशैली में प्रधान रहा है, शेखावटी। मैंने यहाँ पर उत्तर बताया, आपको क्या बताया, शेखावटी उत्तर बताया। ये सही है, उत्तर एकदम करेक्ट है। यहाँ पर टाइप करते समय गलत कर दिया, लेकिन मुझे याद है हरा रंग किस में था, शेखावटी में। तो अब यहाँ बता दूँ, देखो ये प्रश्न वापस आ गया है, शेखावटी के चित्रों में कौन से रंग की विशेष रूप से प्रयोग में लाए गए हैं। तो 36वें में ए ऑप्शन राइट होगा, हरा और नीला रंग। कौन सी चित्रशैली में, शेखावटी चित्रशैली में हरा और नीला रंग क्या विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हाँ, अब चलते हैं वापस आगे, ये प्रश्न एक बार नीचे चलते हैं। हाँ, किस लोक देवता के आशीर्वाद से राव जोधा ने मंडोर को मेवाड़ आधिपत्य से मुक्त करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गजब का प्रश्न है। किस लोक देवता के आशीर्वाद से राव जोधा ने मंडोर को मेवाड़ आधिपत्य से मुक्त कराया था। तो यहाँ पर ए में है पाबूजी, बी में रामदेव, हड़बूजी और गोगा जी। तो सभी के करेक्ट आंसर आ रहे हैं। 37वें प्रश्न के अंदर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हड़बूजी के आशीर्वाद से। किसके आशीर्वाद से, हड़बूजी के आशीर्वाद से मुक्त करवाया था। अब चलते हैं 38वें प्रश्न की तरफ।
हाँ, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती नहीं हो गई? यहाँ पर ये गलत कर दिया टाइपिंग। किस लोक देवता की पत्नी है उनकी मृत्यु के बाद सती नहीं हुई? क्या हुई? सती नहीं हुई। तो आपको बताना है वो किस लोक देवता की पत्नी थी जो क्या उनकी मृत्यु के बाद में सती नहीं हुई। तो 38वें प्रश्न के अंदर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर 38वें के अंदर आप सभी के राइट आंसर आ रहे हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो हड़बूजी है, हड़बूजी की पत्नी है वो किसकी? हड़बूजी की पत्नी उनके मृत्यु के बाद में पीछे सती नहीं हुई है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस लोक देवता को रेबारी जाति के लोग पूजते हैं? पहले भी ये प्रश्न आ चुका है और वापस ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। तो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है आने वाले सभी एग्जाम के लिए। तो 39वें प्रश्न के अंदर पाबूजी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेबारी जनजाति जाति है उसके पाबूजी को है वो पूजते हैं। अब चलते हैं 40वें प्रश्न की तरफ। 40वां प्रश्न है राजस्थान के कौन से लोक देवता गोगा जी के आत्मीय पुत्र माने जाते हैं? तो 40वें के अंदर ए ऑप्शन सभी का राइट आ रहा है। जो केसरिया कुंवर है किसके पुत्र है? गोगा जी के पुत्र माने जाते हैं। हाँ, किस लोक देवता के पत्नी सती नहीं हुई थी? देखो यहाँ पर प्रश्न में तो पता नहीं प्रश्न आज टाइपिंग में गड़बड़ हो रही है बहुत। पिछला प्रश्न था कि किस लोक देवता की पत्नी सती हुई थी, तो वो तेजा जी था। पिछला प्रश्न था किस लोक देवता की पत्नी सती हुई थी, तो वो तेजा जी। और किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई 41वें के अंदर, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा साथियों ए ऑप्शन हड़बूजी की पत्नी सती नहीं हुई थी। देखो साथियों ये आज 50 प्रश्नों की क्लास, इस वजह से थोड़ी बहुत टाइपिंग में गलती हुई है, तो मैं सॉरी चाहूँगा, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, मैं तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा। आगे आने वाली क्लास में पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा। कंटेंट बनाते समय क्या है, कंटेंट बनाना भी काफ़ी मशक्क़त का काम है। प्रश्न निकालो फिर उनको टाइप करो, तो क्या है टाइपिंग गलती हो जाती है। तो आगे से पूरा ध्यान रहेगा क्लास के अंदर प्रश्न को टाइप करते समय। तो एकदम करेक्ट। आगे चलते हैं 42वें प्रश्न की तरफ। हाँ, ददरेवा और गोगामेडी के बाद गोगा जी का तीसरा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है? पहले भी ये प्रश्न हमारी क्लास में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको पता है ये सांचौर के अंदर स्थित है। कहाँ है? गोगा जी की ओल्डी सांचौर में स्थित है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 43वां प्रश्न है पाबू जी को अवतार माना जाता है? सभी को पता है पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? तो यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर होगा पाबू जी की पूजा करते हैं। जब राजस्थान में ऊंट बीमार होता है तो ऊंटों के देवता भी कहते हैं। हाँ, 45वां प्रश्न है जसनाथ जी के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? एकदम करेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट। सिम्बुदड़ा ग्रंथ है, हमने पहले भी ये प्रश्न ले चुके हैं। तो सिम्बुदड़ा है इसके अंदर किसके उपदेश? जसनाथ जी के। जसनाथ जी के संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? कत्रियासर बीकानेर में। और जसनाथी संप्रदाय का लोक नृत्य कौन सा है? अग्नि नृत्य। और जसनाथी संप्रदाय के कुल नियम कितने हैं? 36 नियम है। अब चलते हैं 46वें प्रश्न की तरफ। पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो 46वें में ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दंडधारी लकुलिस है वो पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र है? राजस्थान में नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र है तो जो साथ जो राता डूंगा पुष्कर है और जोधपुर का मंदिर महामंदिर वो भी क्या है? तो यहाँ पर 2 एवं 3 दोनों हैं। जोधपुर का महामंदिर यहाँ पर क्या है? जोधपुर का महामंदिर नाथ संप्रदाय का है। तो यहाँ पर मैंने महामंदिर नहीं लिख पाया, इसके लिए सॉरी। तो जोधपुर का महामंदिर और राता डूंगा पुष्कर दोनों ही नाथ संप्रदाय से संबंधित हो। तो 2 एवं 3 यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलते अगले प्रश्न की तरफ। जाम्बोजी किसके शिष्य थे? जाम्बोजी किसके शिष्य थे, या कहे तो जाम्बोजी किसके शिष्य थे? और तो बताए तो जाम्बोजी के गुरु कौन थे? आपको बताना है जाम्बोजी के गुरु कौन थे। तो जाम्बोजी के गुरु थे गोरखनाथ जी, बिल्कुल करेक्ट। 48वें में गोरखनाथ जी राइट हो जाएगा। जाम्बोजी गोरखनाथ जी के शिष्य थे। अब चलते 49वें प्रश्न की तरफ। हाँ, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? अभी ये 2 प्रश्न हिस्ट्री के हैं, लास्ट प्रश्न 2, तो कोई भी क्लास छोड़ के नहीं जाएंगे और लास्ट में बताएंगे कि आपने कितने प्रश्न सही किए 50 में से, या 48 49 में से 2-3 प्रश्न गड़बड़ हो गए उसके बाद में भी। तो किस चौहान शासक ने अजमेर को अपनी सबसे पहले राजधानी बनाया? तो अजय राज ने सबसे पहले अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। अब चलते अगले प्रश्न की तरफ।
हाँ, महाराणा कुंभा ने किस युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया था? जो मालवा और महमूद, जो मालवा के सुल्तान था और महाराणा कुंभा के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसके बाद महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो आपको बताना वो युद्ध कौन सा था? तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, सारंगपुर का युद्ध। तो ये थी साथियों आज की 50 प्रश्नों की क्लास। देखो थोड़ा मुझे जुकाम हो रखा है ना, इस वजह से मैं लंबी क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं आप लोगों के लिए लंबी क्लास रिकॉर्ड करूँगा, मेरी जो हैबिट है वो भी बढ़ती जाएगी। आप चिंता मत करो, मेरी चिंता नहीं करनी है, मैं फुल क्लास आप लोगों के लिए लेने वाला हूँ। कुछ भी हो जाए क्लास मिस नहीं होगी, भले है ना। तो आप लोगों को हमेशा क्लास ज्वाइन करना है। और आज कमेंट करके बताओ कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। 50 में से या 48 में से 2 प्रश्न हम कम भी कर दें तो आपने कितने प्रश्न सही किए कमेंट करके बताएंगे। और क्लास कैसी लगी? थोड़ी बहुत आज टाइपिंग में गलतियाँ थी कंटेंट में, तो मैं टीम से बोल दूंगा कि वो कंटेंट क्या करे, थोड़ा ध्यान रखे तैयार करते समय। जल्दबाजी में प्रश्न तैयार किए, इस वजह से क्या हो रहा है, ये गलतियाँ कर रहे हैं। दूसरी तरफ आंसर की में भी गलतियाँ है, तो इस वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम हुई और मुझे भी हुई। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं, आप लोगों से सभी से विदा लेते हैं। सभी लोग बताएंगे कमेंट करके कितने प्रश्न सही किए हैं। और कल भी क्लास होगी 50 प्रश्नों की, और आप बता सकते हैं कि क्लास 8:30 में रखें या 8 बजे रखें या 9 बजे रखें, वो कमेंट करके आप बता सकते हैं। बाकी हमेशा की तरह क्लास तो रेगुलर रहनी है। तो सभी साथी जुड़े, जो भी साथी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे। और कल मिलते हैं 8:30 बजे नए वीडियो के साथ में, नए जोश और जुनून के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।